गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी फैमिली में स्वागत है। सुप्रभात आप सभी लोगों को। और हमारा मिशन है 100 में 100 लाना है, तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। तो आप सभी का कॉमर्स एकेडमी पे स्वागत है। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास आपको आज की क्लास में मिलने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एंट्री। कहते हैं सर ये पूरे कॉमर्स की जान है, क्योंकि जनरल एंट्री अगर आपको नहीं आएगी तो कॉमर्स में आप ना लेजर बना पाएंगे ना कोई अकाउंट बना पाएंगे, यानी पूरा का पूरा कॉमर्स का जो अकाउंट वाला पार्ट है वो निल हो जाएगा अगर सर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं जनरल एंट्री, बहुत आसान ट्रिक से, बहुत ईजी ट्रिक से। जनरल एंट्री में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, उन सारी समस्याओं का समाधान लेकर हम आप तक आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें और आज की क्लास में आप हमारे साथ देखें कि जनरल एंट्री कैसे हम इजी तरीके से कर सकते हैं और कभी भी हमारी जनरल एंट्री गलत नहीं होने पाएगी। तो हम आपको आज जनरल एंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट रूल और ट्रिक्स सिखाने वाले हैं। तो आ जाइए आप हमारे साथ आज की क्लास में। कुछ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जनरल एंट्री को पढ़ाने के पहले कुछ बेसिक रूल्स। अब वो रूल आपको पता होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए। तो आज की क्लास आपको और अच्छे से तब समझ आएगी जब आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को आप देखते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। आप जो भी राइटर लगा रहे हैं बुक्स, 10th पास आउट होकर 11th अभी आप आए हैं, तो बहुत सारे डाउट आपके माइंड में होंगे। वो सारे डाउट, आपके डाउट का सॉल्यूशन लेकर कॉमर्स एकेडमी आप तक आया है। तो ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में आप जैसे भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कॉमर्स एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और गूगल प्ले स्टोर से साथ में कॉमर्स एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिलती रहे। चलिए, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए है जो कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं, पीजी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एमकॉम कर रखा है, एमबीए कर रखा है। आप जनरल एंट्री पूछोगे वो थोड़े हिल जाएंगे, क्योंकि जनरल एंट्री में कमांड बहुत कम लोगों का होता है, जबकि ये कॉमर्स का सबसे बेसिक पार्ट है। जब तक जनरल एंट्री पे कमांड नहीं होगा तब तक आप कॉमर्स में कुछ भी बड़ा, कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसके डाउट को खूब अच्छे से आप क्लियर करें। मैंने आप सभी से बताया लास्ट वाले लेक्चर में कि अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। सर क्या क्या है रिक्वायरमेंट्स, एक बार याद दिला दीजिए, क्योंकि हम लोग तो कुछ चीज़ें भूल गए हैं, आप हमें याद दिला दीजिए। M5 थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपके पास होना चाहिए। M5 में M1 था सर मैन होना चाहिए, इंसान का होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस के लिए। M2 मनी होना सर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैन के साथ मनी होना बहुत ज़रूरी है। M3 आपके पास मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल का मतलब है रॉ मटेरियल, जब तक रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। M4 का मतलब था मेथड। मेथड के पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मशीन, और मशीन के बाद M5 हमारा था मेथड। कुछ बुक्स में आप देखेंगे तो आपको M6 भी लिखा मिलेगा, जहां पर वो M6 यानी मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट जैसे कंपोनेंट का होना भी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सर अगर आप मार्केट में कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है आपके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का वो है मैन। मैन के बिना कभी कोई बिजनेस मार्केट में इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। M5 जो थियरी है वो ये कहती है कि इन पांचों कंपोनेंट में से अगर आप किसी को भी स्किप करोगे, हटा दोगे, तो मार्केट में आपके बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा। तो पहला क्या है, मैन। मैन का होना बहुत जरूरी है, जब तक मैन नहीं होगा तब तक मार्केट में बिजनेस नहीं हो सकता। इस बात से आप सभी लोग भी एग्री करोगे कि मैन के बिना बिजनेस इम्पॉसिबल है। बिजनेस ही नहीं, कोई भी काम दुनिया में ऐसा नहीं है जो मैन के बिना हो पाए। सर मशीन से कर लेंगे, माय डियर, फिर उस मशीन को बनाएगा कौन? मशीन को भी तो इंसान ही बनाता है। तो मैन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक मैन नहीं होगा तब तक बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा।
सेकंड है मनी। कहते हैं मेन के साथ मनी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत इंसान हैं, बहुत पर्सन हैं, मेरी सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं। तो क्या सोसाइटी में लोगों के होने से हमें बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेंगे, क्या हमें प्रॉफिट होने लगेगा? नहीं सर, मेन के पास बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए मनी होना चाहिए, और उसी मनी को जब वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जो मैन इन्वेस्ट करता है उसी मैन को हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ओनर, प्रोप्राइटर। इसे हम ओनर या प्रोप्राइटर भी कहते हैं, जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का रिस्क लेता है, जिसके माइंड में बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का आइडिया आता है, और जिस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट करता है, उस पैसे को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, कैपिटल बोलते हैं। कॉमर्स की लैंग्वेज में उसे कैपिटल कहा जाता है। फिर हमने कहा कि आपका बिजनेस दो तरीके का होता है। जब आप मार्केट में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं तो आपके बिजनेस दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करोगे। कैसा बिजनेस करोगे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। या तो आप कैसा बिजनेस करोगे? सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, यानी आप मार्केट में सर्विस रेंडर करोगे, बदले में प्रॉफिट कमाओगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होगा? आप प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, देन आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो बिजनेस का कुछ भी नेचर हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो बिजनेस के लिए मैन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बात समझ आ गई? मनी होना और इंपॉर्टेंट है, मैन और मनी दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होने की वजह से आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सर, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और कौन सा वो प्रोसेस होगा? हम लोग मार्केट से खरीद कर, परचेज कर कर क्या लाएंगे? रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल को हम लोग कहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे सर? मशीन में। किसकी हेल्प से सर? लेबर, जो कि एक मैन पावर होगा, लेबर की हेल्प से। लेबर मशीन में प्रोडक्ट को डालने के लिए क्या यूज करेगा? मेथड। मेथड को यूज करने के बाद सर क्या होगा मशीन में? प्रोसेस। प्रोसेस होने के बाद सर क्या बनकर तैयार होगा? फिनिश्ड गुड्स, यानी फिनिश्ड गुड्स बोलें या फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलें या फाइनल प्रोडक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा तब मैन्युफैक्चरर इस फाइनल प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करेगा? सेल करेगा। और सेल करने के बाद क्या कमाएगा सर? या तो वो प्रॉफिट कमाएगा, या तो वो क्या कमाने वाला है सर? लॉस कमाने वाला है। प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है। लॉस हमेशा अंडरस्टूड पार्ट होता है। लॉस बोला नहीं जाएगा, प्रॉफिट बोला जाएगा। बट बिजनेस में पहले से कंफर्म नहीं होता कि आपको प्रॉफिट होने वाला है कि आपको लॉस होने वाला है। जैसे आपके बिजनेस की फिनेंशियल सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट या आपको लॉस हो सकता है। इसका मतलब ये है सर कि हम लोग जो M5 थ्योरी कवर कर रहे हैं उसमें ये जो मटेरियल की बात हो रही है, ये किस मटेरियल की बात हो रही है? रॉ मटेरियल की बात हो रही है। जब तक मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल नहीं लाएगा तब तक वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक सेल नहीं होगा, और सेल जब नहीं होगा तो आपके बिजनेस का प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा। ओके सर। फिर अगली बात हमने आपसे कही कि मशीन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। M4 कहता है कि सर मशीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मशीन के बिना हम एक्चुअली में प्रोडक्शन आज की डेट में नहीं कर पाएंगे। मशीन हमारे टाइम को बचाता है, मशीन की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, मशीन की स्पीड बहुत अच्छी होती है, और मशीन के बिना आज की डेट में प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मार्केट में आपके काम के साथ साथ कंपटीटर भी काम कर रहा होता है, तो आपको अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। मैन पावर से आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, मशीन से आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, आपके प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से मशीन का यूज करना आज की डेट में कंपलसरी हो गया है। तो सर M4 कंसेप्ट कहता है कि मशीनरी का होना भी बहुत ज़रूरी है। मेथड कहते हैं सर जब तक आपको मेथड नहीं पता होगा तब तक आप रॉ मटेरियल को FG में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो FG में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास मेथड होना बहुत ज़रूरी है। तो M5 क्या कह रहा है? M5 आपसे कह रहा है कि मैन होना चाहिए, मनी होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, मशीन होना चाहिए, और आपके पास मेथड होना चाहिए। तब जाकर आप एक बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट कर पाएंगे, प्रोडक्ट बना पाएंगे, या प्रोडक्ट को सेल करके आप प्रॉफिट कमा पाएंगे।
मैं अब आपको ये बात बताऊं कि बिजनेस को इस्टेब्लिश किया क्यों जाता है। सर मार्केट में बिजनेस जब भी इस्टेब्लिश होता है उसका केवल एक मेन पर्पज है, प्रॉफिट अर्न करना। अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है तो उस बिजनेस का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाएगा और वो बिजनेस लॉन्ग टर्म आप नहीं चला पाएंगे। यानी बिजनेस में प्रॉफिट होना मैंडेटरी है और बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो सर चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इस्टेब्लिश करें, चाहे हम सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस इस्टेब्लिश करें, उन दोनों बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट कमाना ही होगा। ओके सर, इन सारी बातों से सर हमें ये लग रहा, ये हमें पता चला कि बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो सर पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। बिना पर्सन, बिना मेन के हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। पर्सन के पास एसेट्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसके पास एसेट्स नहीं होगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, जो कुछ भी एसेट्स होती हैं बिजनेस की, लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर किया है, उस पर्सन के पास जब तक एसेट्स नहीं होगी तब तक वो बिजनेस को प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। एसेट्स के बाद उसे अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपने बिजनेस में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस करने के बाद उसे उसके बिजनेस में क्या अराइज होगा, इनकम अराइज होगा। और जब हम इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें जो कुछ भी मिलेगा वही हमारे बिजनेस का क्या कहलाएगा, वही सर हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा। इसका मतलब जो बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास बेसिक क्या रिक्वायरमेंट है। सर सबसे पहले तो पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, पर्सन के पास एसेट्स होना बहुत ज़रूरी है और एसेट्स से उसे प्रॉफिट नहीं होगा। पहले उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तब जाकर उसे बिजनेस की क्या होगी, इनकम। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेगा तो उसे क्या अराइज होगा, प्रॉफिट। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि रोहित नाम का एक पर्सन है जो मार्केट में बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहता है, तो रोहित किस कैटेगरी में आ गया, पर्सन की कैटेगरी में। क्या रोहित बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट करने के बारे में सोचता है तो क्या रोहित को सोचने मात्र से, आइडिया आने मात्र से क्या प्रॉफिट होने लगेगा? नहीं सर, रोहित को अगर बिजनेस चलाना है तो उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए प्रॉपर्टी चाहिए होंगी, एसेट्स चाहिए होंगी। तो मैंने कहा रोहित रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहता है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होंगी, एसेट्स चाहिए होंगी। आप ये पर्सन जो होगा, जब ये अपने घर से पैसा या कहीं से भी पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, जिस बिजनेस को वो चलाना चाहता है, तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश और मे बी इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, यानी कैपिटल कैश के भी फॉर्म में हो सकता है या किसी काइंड फॉर्म में हो सकता है। जो भी एसेट्स, जो भी कैश एक पर्सन अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के पर्पस से अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट या एसेट्स को इन्वेस्ट करता है, उसी पैसे, उसी एसेट्स को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल। और जो पर्सन ये पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पर्सन को कॉमर्स की लैंग्वेज में, बिजनेस की लैंग्वेज में ओनर, या तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटर, या तो उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, जिसने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का रिस्क लिया है। ओके सर, इसका मतलब है कि अगर रोहित बिजनेस को चलाना चाहता है तो रोहित के पास एज अ पर्सन, रोहित पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट को बिजनेस को चलाने के लिए पहले उसे एसेट्स डेवलप करना पड़ेगा। लैंड होना चाहिए, उसके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके पास मशीनरी होनी चाहिए, उसके पास फर्नीचर होने चाहिए। इन सारी चीज़ों के रिक्वायरमेंट के बिना रेस्टोरेंट बिजनेस उसका बहुत कंफर्टेबल तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, ना वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। ओके सर, मान लीजिए सर आपके कहने के अकॉर्डिंग रोहित ने सारे एसेट्स का अरेंजमेंट कर लिया। क्या रोहित ने एसेट्स का अरेंजमेंट कर लिया तो क्या रोहित को प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। रोहित को पहले कुछ डिशेस बनानी पड़ेंगी, अपने कस्टमर को इनवाइट करना पड़ेगा, कस्टमर को बुलाकर सर्विस देनी पड़ेगी। सर्विस ही कंज्यूम करने के बाद फिर कस्टमर या कंज्यूमर क्या देने वाला है, इनकम। और फिर जब इनकम में से एक्सपेंडिचर एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए माइनस की जाएगी, तब जाकर बिजनेस का क्या होने वाला है सर, प्रॉफिट होने वाला है। तभी बिजनेस का प्रॉफिट आपका हो पाएगा।
ओके सर, यानी इसका मतलब ये है कि जब हम मार्केट में पहले कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो पहले हमें इनकम नहीं होती है। इनकम तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस होता है सर। क्या होता है प्रोसेस? पहले तो मेन की कैटेगरी में, पर्सन की कैटेगरी में एज अ प्रोप्राइटर हम लोग आ जाते हैं। फिर हम लोग एसेट्स यानी प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट करते हैं। एसेट्स होने के बाद भी हमें कुछ छोटे मोटे रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। तब जाकर हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है, हमारी सर्विस फिट फॉर मार्केट होती है। फिर हमारे शॉप पर, हमारे बिजनेस पर कस्टमर आता है और कस्टमर हमें क्या देता है? हमारी सर्विस को यूज करने के बदले में कुछ पेमेंट करता है। वो पेमेंट हमारे लिए रेवेन्यू यानी इनकम कहलाती है। और फिर सर्टेन टाइम पीरियड के बाद हम ये चेक करते हैं कि हमारा एक्सपेंसेज कितना हुआ और हमारी इनकम कितनी हुई। इनकम और एक्सपेंसेज के बीच का डिफरेंस हमारे बिजनेस का प्रॉफिट या तो हमारे बिजनेस का क्या होता है? लॉस। अगर आपके बिजनेस की इनकम ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है। अगर आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। सर ये तो क्लास 2 की वर्किंग है, हम क्लास 11th में पहुंच चुके हैं, 10th पास आउट हैं, कई सारे लोग ग्रेजुएट हैं। तो सर इसके बाद जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो ये बात तो हमें पता है कि किसी बिजनेस के अगर खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो बिजनेस को लॉस हो जाएगा। अगर उसकी इनकम यानी उसकी आय ज़्यादा होगी तो बिजनेस को क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करने के लिए सिस्टमैटिक फॉर्म में बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए इन्हें कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो कौन सी कैटेगरी है आइए हम देखते हैं। तो इन्होंने जो कैटेगरी रखी है वो कैटेगरी है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट के पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जो वो अकाउंट हैं उनमें पहला डिवीज़न है पर्सनल अकाउंट और दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पहला है पर्सनल, दूसरा है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब जो अकाउंट पर्सन की बात करता है, जो पर्सन की बात करेगा वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। जो पर्सन के अलावा बात करेगा, एक्सेप्ट पर्सन बात करेगा, उसे हम इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट में एक्चुअली में हम दो पार्ट में इसका डिवीज़न करते हैं। पहला है हमारा रियल अकाउंट, दूसरा हमारा है नॉमिनल अकाउंट। पहला है रियल और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम क्या कवर करते हैं? सर पहले पर्सनल अकाउंट में आप बता दो कि पर्सनल अकाउंट में आप क्या कवर करते हो। तो पर्सनल अकाउंट में बिजनेस के अंदर जितने भी पर्सन आते हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट में कवर करते हैं। ठीक है सर। रियल अकाउंट में हम बिजनेस में आने वाली एसेट्स को कवर करते हैं। जितने भी एसेट्स बिजनेस में यूज होती हैं उन्हें रियल अकाउंट में कवर किया जाता है। और नॉमिनल अकाउंट में हम लोग कवर करते हैं बिजनेस के एक्सपेंसेस और बिजनेस की इनकम। सर प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए यही 3 कंपोनेंट तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे, इनकी ही रिक्वायरमेंट थी। क्या? पहले तो पर्सन होना चाहिए, पर्सन के पास एसेट्स होनी चाहिए, फिर एसेट्स के साथ साथ उसे बिजनेस में एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तब जाके उसको इनकम अराइज होगी। इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करेगा तो तब जाके उसे उसके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का पता चलेगा। और बिजनेस का इस्टेब्लिशमेंट प्रॉफिट के लिए ही होता है, तो मेन इंटेंशन प्रॉफिट फाइंड आउट करना ही है। तो प्रॉफिट तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक आप अपने इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस नहीं करेंगे। और इनकम कब होगी? इनकम के होने के पहले एक पर्सन का होना इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस को एस्टैब्लिश करेगा। उस पर्सन के पास एसेट्स का होना इंपॉर्टेंट है जो अपने कैपिटल से, मार्केट से एसेट्स प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट करेगा। और उस एसेट्स के साथ साथ इनिशियली पहले उसे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे बिजनेस में, फिर जाकर उसे इनकम रिटर्न के फॉर्म में मिलेगी। फिर इनकम से एक्सपेंडिचर को माइनस करता है तो उसे उसके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। तो अकाउंटिंग पर्पज से डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपके इस पर्सन, इस एसेट्स और इनकम और एक्सपेंसेस एक्चुअली यही 3 कैटेगरी आपके पूरे बिजनेस में है। यानी पूरा कॉमर्स, चाहे वो 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, एमकॉम हो, सीए, सीएस, सीएमए हो, टीजीटी, पीजीटी हो, केबीएस हो, यूजीसी नेट हो, पूरा कॉमर्स जब आप पढ़ेंगे उस पूरे कॉमर्स में आप इन्हीं 3 कैटेगरी के अंदर आप बातचीत करते हुए नजर आएंगे। या
या तो कॉमर्स में आप पर्सन की बात कर रहे होंगे, या तो आप एसेट्स की बात कर रहे होंगे, या तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होंगे। इसलिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम में इन सारे ट्रांजैक्शंस को, इन तीनों ट्रांजैक्शन को 3 अलग अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। उन कैटेगरी के एक एक नाम दे दिए गए हैं। पर्सन की बात पर्सनल अकाउंट में होगी, एसेट्स की बात रियल अकाउंट में होगी, इनकम और एक्सपेंसेस की बात नॉमिनल अकाउंट में होगी। इसका मतलब सर ये है कि हमारे कॉमर्स के अकॉर्डिंग, कॉमर्स के रूल के अकॉर्डिंग हमें 3 अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, दूसरा कौन सा? रियल अकाउंट, तीसरा कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि ये पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखते हुए डबल अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात की जाती है। पर्सन के बिना कभी कोई बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। बिजनेस ही नहीं, कोई भी काम दुनिया का नहीं है जो पर्सन के बिना पॉसिबल हो। इसका मतलब बिजनेस में पर्सन का सर इंपॉर्टेंट रोल है और पर्सन को पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए पहले आपके पास एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एसेट्स आपको रियल अकाउंट में रखा गया है और आपको पहले एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, तब जाके आपके बिजनेस की इनकम होगी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर को आप देखेंगे तो किस अकाउंट में रखा गया है? इनकम और एक्सपेंडिचर को नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है। रियल अकाउंट में हम एसेट्स की बात कर रहे हैं और पर्सनल अकाउंट में हम एक्चुअली में किसकी बात कर रहे हैं सर? पर्सन की बात कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पर्सन की बात करेंगे, रियल अकाउंट में एसेट्स की बात करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करने वाले हैं। ओके सर, चलिए अब हम डिटेल पहले करते हैं पर्सनल अकाउंट का। सर पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में बताइए, फिर हम लोग रियल और नॉमिनल अकाउंट को कवर करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट में हम किसकी बात करने जा रहे हैं? पर्सन की बात। कॉमर्स में 3 वैरायटी के पर्सन रखे गए हैं। कौन कौन से? सर पहला है हमारा नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब होता है मेड बाय गॉड, जिसको गॉड ने बनाया वो हमारे कॉमर्स में नेचुरल पर्सन के नाम से जाना जाता है। कॉमर्स में ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में मेड बाय गॉड को हम नेचुरल पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल, राम, मोहन, सुधा, अनुराग, श्याम, कोई भी नाम, इंसान, कोई भी इंसान जो दुनिया में है जिसको गॉड ने बनाया है उसको हम नेचुरल पर्सन कहते हैं। ओके सर। दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब है मेड बाय मैन, जिसको इंसान ने बनाया वो आपके लिए आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे बैंक हो गई, कंपनी हो गई, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, और AOPBOI एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को भी हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी के घर में बैंक का जन्म हुआ है, किसी के घर में कंपनी का जन्म हुआ है, कंपनी आई है, या ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि गॉड ने ऊपर से कंपनी भेजा हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कंपनी बनाई जाती है किसके द्वारा? इंसान के द्वारा, पर्सन के द्वारा। इसलिए कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। बैंक इंसान बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है, लोग बनाते हैं, इसलिए बैंक को भी आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। सर इसका मतलब ये है कि जिन्हें गॉड बनाएंगे वो नेचुरल पर्सन, जिन्हें इंसान बनाएगा वो सर हमारे लिए कैसे पर्सन कहलाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएंगे। दूसरी बात, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन सर किसे बोलेंगे? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में हम पहले कैपिटल और ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं। डियर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो पर्सन होते हैं जो एक्चुअली में ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो एक्चुअली में ओनर को रिप्रेजेंट करेगा उसी को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। ये पॉइंट पढ़ाने से पहले एक रूल आपको बता दें कि कॉमर्स में बुक्स में जब हम अकाउंटिंग करते हैं किसी बिजनेस की, तो जिस बिजनेस मैन के बुक में उसकी अकाउंटिंग की जा रही होगी, उसके इनकम और एक्सपेंडिचर उसकी बुक में लिखे जा रहे होंगे, या उसके बिजनेस ट्रांजेक्शन जिस बिजनेस
बिजनेसमैन की बुक में रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, उस बुक में बिजनेसमैन का नाम कभी भी नहीं लिखा जाता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एज अ चार्टर अकाउंटेंट, एज अ सीए मैं रिलायंस कंपनी की बुक में अकाउंटिंग कर रहा हूँ, तो रिलायंस कंपनी की बुक में कभी भी मैं रिलायंस कंपनी का नाम यानी मुकेश अंबानी का नाम, उनके ओनर का यानी ओनर कंपनी का नाम कभी भी हम बुक्स में नहीं लिखेंगे। कंपनी ने किस पार्टी को सेल किया, पार्टी का नाम लिखा जाएगा। पार्टी अपने बुक में हमारी कंपनी का नाम लिखेगी, लेकिन हम अपने बिजनेस में अपनी कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे। हम जिस पार्टी से सामान परचेज करके लाएंगे उस पार्टी का नाम लिखेंगे कि ये मेरा सप्लायर है, इससे हमने क्रेडिट में सामान खरीदा है, ये मेरा बैंक है, इससे हमने इतने का लोन लिया है, तो हम बैंक का नाम अपनी बुक में लिखेंगे, लेकिन हम अपनी ही बुक में अपना नाम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बैंक अपनी बुक में अपना नाम नहीं लिखेगी, बैंक अपनी बुक में हमारी कंपनी का नाम लिखेगी कि इतने का लोन हमने XYZ लिमिटेड को दिया। तो कॉमर्स का ये बेसिक रूल है कि जिसकी बुक में अकाउंटिंग हम करते हैं उस बिजनेसमैन का नाम कभी भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ओके सर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसी की वजह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सन की बात होती है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एक्चुअली में वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ओनर का नाम तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये कॉमर्स का रूल है कि जिसका बुक में अकाउंटिंग करोगे उस बिजनेसमैन का नाम आप नहीं लिखोगे। तो अगर बिजनेसमैन बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटिंग की हेल्प से की जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपसे कहा कैपिटल क्या है, तो आपने कहा सर कैपिटल के बारे में अभी अभी तो आपने बताया कि कैपिटल का मतलब अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय ओनर। कैपिटल का मतलब जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया। इसका मतलब कैपिटल का नाम सुनते ही हमारे दिल और दिमाग में ओनर की तस्वीर आ जाती है, ओनर का नाम आ जाता है कि कैपिटल का मतलब सर ओनर है। यानी जब भी ओनर की बात आएगी कैपिटल का नाम हम लिखेंगे तो कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर ओनर को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए हम इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। दूसरा है हमारा अगला है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है सर? ड्राइंग्स का मतलब कल के लेक्चर में भी बताया, आज के टॉपिक में कनेक्टेड है वो, इसलिए मैं ड्राइंग्स फिर से आपको बताता चल रहा हूं। व्हेन ओनर विथड्रॉन कैश आर गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज देन इट नोन एज ड्राइंग्स। अगर ओनर प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से कोई भी कैश, कोई भी सामान निकाल कर अपने घर ले जाता है तो उसे कॉमर्स में ड्राइंग्स कहा जाता है। ये पॉइंट, ड्राइंग्स को समझने के पहले आपको एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसे सेपरेट एंटिटी या सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है वो समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी, थोड़ा आप बता दीजिए। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है माय डियर कि जिस दिन आपने मार्केट में कोई बिजनेस इस्टेब्लिश किया उस दिन आपका बिजनेस और आप एज अ ओनर दोनों सेपरेट हो जाएंगे। यानी बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों सेपरेट एंटिटी माने जाएंगे। यानी ओनर को फीवर हो सकता है, बिजनेस को फीवर नहीं होगा। ओनर बिजनेस में ही काम करता है, ओनर ने ही बिजनेस में कैपिटल लगाई है, लेकिन लीगल टर्म में ओनर और बिजनेस दोनों को सेपरेट माना जाता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि अगर ओनर के बच्चे की फीस जाएगी वो ओनर के घर में रिकॉर्ड होगा, बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। बिजनेस की बुक में हम केवल बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे और बिजनेस में जितनी भी अकाउंटिंग की जाएगी, जो भी अकाउंटिंग आप मेरे साथ सीखने वाले हैं वो सारी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, कभी भी वो अकाउंटिंग ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की जाएंगी। इसका मतलब ये है सर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस दोनों आपस में सेपरेट होते हैं। यही रीजन है कि ओनर ने बिजनेस में जो कैपिटल लगाई हुई है उस कैपिटल को बिजनेस अपनी लायबिलिटी मानता है। बिजनेस कहता है ये मेरा पैसा नहीं है, ये पैसा तो मेरे ओनर का है और इस पैसे के बदले में मुझे प्रॉफिट कमा के देना है और जिस दिन बिजनेस बंद हुआ ये पैसा मुझे वापस अपने ओनर को देना है। इसलिए बिजनेस ओनर की कैपिटल को लायबिलिटी मानते हुए अपने बिजनेस की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड करता है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो जब भी ओनर
अपने बिजनेस से कोई भी कैश निकालेगा ना, कोई सामान निकाल के अपने घर ले जा रहा होगा, बिजनेस उससे कहता है कि सर आप और ये बिजनेस दोनों सेपरेट हो चुके हैं, क्योंकि ओनर एक्चुअली में नेचुरल पर्सन होता है और बिजनेस आपका कैसा पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। क्योंकि ओनर को तो गॉड ने बनाया, लेकिन बिजनेस को ओनर ने यानी इंसान ने बनाया, तो आपका बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है और आपका ओनर नेचुरल पर्सन बन जाता है। तो जब ओनर बिजनेस से कोई कैश या कोई सामान लेकर अपने घर जाने की कोशिश करता है, तो बिजनेस उसे कहता है कि सर जो पैसा या जो सामान आप बिजनेस से लेकर जा रहे हैं, एक्चुअली में ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, आपको बिल्कुल भी राइट नहीं है कि बिजनेस से आप कोई सामान, कोई कैश लेकर जाएं विदाउट बिजनेस की परमिशन के। क्योंकि बिजनेस ने आपको कमिटमेंट किया है प्रॉफिट देने का, और बिजनेस प्रॉफिट तभी आपको दे पाएगा जब आप बिजनेस की एसेट्स को, बिजनेस की कैपिटल को आप टच नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, विड्रॉ नहीं करेंगे, घर लेकर नहीं जाएंगे, तभी बिजनेस अपना कमिटमेंट पूरा कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर इमरजेंसी में ओनर अपने यूज के लिए कोई सामान बिजनेस से लेकर जाता है, तो कॉमर्स में उसके लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए और कहा गया कि जो भी कैश, जो भी सामान ओनर बिजनेस से लेकर अपने पर्सनल यूज के लिए जाएगा, उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। और ड्राइंग्स एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब ओनर के द्वारा निकाला गया पैसा, और ड्राइंग्स हमेशा आपकी कैपिटल को माइनस कर देता है। जब इसकी अकाउंटिंग हम आपको सिखाएंगे, जब इसकी जनरल एंट्री हम आपको सिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि ड्राइंग्स में हम हमेशा कैपिटल को माइनस करेंगे। बैलेंस शीट में जिन लोगों ने क्लास 11th में क्लासेस कर रखी होंगी, पढ़ रखा होगा, वो देखेंगे कि ड्राइंग्स हमेशा आपकी कैपिटल से माइनस हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो मैंने ये बात आपको बताई कि कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या है। कैपिटल और ड्राइंग्स का नाम लेते ही हमारे दिमाग में तुरंत ओनर आ जाता है। एक्चुअली में ये ट्रांजैक्शन आपके ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहा जाता है। ओके सर, ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया। तो 3 पर्सन हुए, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन वो जिसको गॉड ने बनाया, राम, मोहन, श्याम, गीता, श्याम, रोहित, किसी का भी नाम ले लो सर, वो आपका कैसा पर्सन हुआ? नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो है जो मेड बाय मैन है, जिसको इंसान ने बनाया, वो आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसमें हमने कहा बैंक है, कंपनी है, HUF है, जिसको भी इंसान बनाता है, जिस पर्सन को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंसान के द्वारा इस्टेब्लिश होता है, उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। और जो एक्चुअली में ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहते हैं। जैसे इसमें आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है। प्रीपेड एक्सपेंसेज का मतलब जो पेमेंट हमने इस साल कर दिया, जबकि एक्चुअली में उस पेमेंट का रिलेशन नेक्स्ट ईयर से है, यानी एडवांस में किया गया पेमेंट ही प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाता है। जैसे आप अपनी मोबाइल में रिचार्ज कराते हो, तो एक होता है प्रीपेड सिम, एक होता है पोस्ट पेड सिम। प्रीपेड का मतलब पहले रिचार्ज करना है, फिर आपको टॉक टाइम मिलेगा। पोस्ट पेड का मतलब है पहले आपको टॉक टाइम मिलेगा, आप आराम से बातें करिए, नेट यूज करिए, डेटा आप यूज करिए, बाद में आपके घर पे बिल आएगा, फिर आपको बिल के अकॉर्डिंग पेमेंट करना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? जो अमाउंट इस साल नहीं पे करना चाहिए था, जिस पेमेंट का इस साल के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, यानी नेक्स्ट ईयर फ्यूचर का पेमेंट जब हम करंट में कर देते हैं, तो उसी को प्रीपेड एक्सपेंसेज या एडवांस एक्सपेंसेज कहा जाता है। वो आपके ओनर को रिप्रेजेंट करता है। अगला है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। सर इसका भी मतलब आप बता ही दीजिए कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब जो अमाउंट इस बार पे हो जाना चाहिए था, जो हमारे ऊपर ड्यू है, लेकिन अभी तक हम पे नहीं कर पाए हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहलाता है। और आउटस्टैंडिंग भी हमेशा ओनर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए मुझे मंथली किराया 20,000 अपने बिजनेस का देना है, और हमें साल भर का किराया 2,40,000 रुपए देना है, लेकिन हम 10 महीने का ही किराया दे पाए, यानी हम 2 लाख रुपीस
अब तक लैंडलॉर्ड को पे कर पाए। 20,000 इंटू 2 यानी 2 महीने का पेमेंट अभी हम नहीं कर पाए, जबकि इस बार पेमेंट हमें कर देना चाहिए था, लेकिन मेरी बिजनेस की फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी, या लॉकडाउन का रीजन था, या पेंडेमिक का रीजन था, या किसी रीजन से मैं इस 2 महीने का किराया इस साल नहीं दे पाया हूं। मैंने अपने ओनर से बात किया, मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बात किया, तो लैंडलॉर्ड ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे बिल्कुल सेटिस्फाई हूं, आप नेक्स्ट ईयर मुझे 12 महीने का किराया तो दीजिएगा ही दीजिएगा, साथ में ये जो 2 महीने का पिछला किराया आप इस साल नहीं दे पा रहे हैं उसको आप नेक्स्ट ईयर दे दीजिएगा। तो जो पेमेंट हमें इस साल अपना कर दे, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देना चाहिए था, लेकिन किसी रीजन से हम नहीं कर पाए, तो वही पेमेंट हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से कॉमर्स में जाना जाता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब जो अमाउंट ड्यू है, जो एक्चुअली में पे करना चाहिए था, अभी तक पे नहीं हो पाया, वही हमारे बिजनेस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है सर, ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो चुका है। चलिए अब आपको इम्पर्सनल अकाउंट की कहानी सुनाते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे पास 2 अकाउंट हैं। कौन कौन से अकाउंट हैं सर? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसकी बात करता है सर? रियल अकाउंट एक्चुअली में एसेट्स की बात करता है। नॉमिनल अकाउंट किसकी बात करता है सर? इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करता है। जब आप बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रोवाइड भी किया है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप जरूर यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वहां पर आपको ये लेक्चर कंप्लीट मिलेगा। एसेट्स क्या है, एसेट्स के टाइप क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर की है। तो एसेट्स की वैरायटी होती है, कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, पहले रियल अकाउंट कवर करते हैं, फिर हम नॉमिनल अकाउंट में चलेंगे। ओके सर, तो एसेट्स की वैरायटी क्या है सर? एसेट्स को हम एक्चुअली में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम नहीं डिवाइड करते सर, कॉमर्स डिवाइड करता है। एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं सर? तो पहला है हमारा फिक्स एसेट्स, दूसरा है हमारा करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स को हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, इसे हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। ओके सर, ये हमारे बिजनेस का नॉन करंट एसेट्स भी कहलाता है। ये हमारा कौन सा एसेट्स है? करंट एसेट्स। जिन एसेट्स को हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो हमारे लिए करंट एसेट्स कहलाता है। जिनको विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो हमारे बिजनेस के नॉन करंट यानी फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। फिक्स एसेट्स के सर 2 पार्ट हैं, टेंजिबल एसेट्स, दूसरा है हमारा इनटेंजिबल एसेट्स। जिन एसेट्स को टच किया जा सकता है, जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज़्यादा होती है, वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स यानी नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। और नॉन करंट एसेट्स में जिन एसेट्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे लिए टेंजिबल एसेट्स। और जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, वो हमारे लिए कैसे एसेट्स कहलाते हैं? इनटेंजिबल। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा लैंड, मैंने आपसे कहा बिल्डिंग, मैंने आपसे कहा फर्नीचर, तो मैंने आपसे कहा मशीनरी। तो आपने कहा सर ये जितनी एसेट्स का नाम आपने लिया ये सब तो नॉन करंट हैं और इनको देखा भी जा सकता है, इनको छुआ भी जा सकता है, इसका मतलब ये आपके बिजनेस की कैसी एसेट्स कहलाएंगी? टेंजिबल एसेट्स कहलाएंगी। इनटेंजिबल क्या होता है? जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे गुडविल। गुडविल का मतलब होता है नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस को इनटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, जिसे कभी टच नहीं किया जा सकता, फील किया जा सकता है। जिस बिजनेस की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उस बिजनेस का प्रॉफिट उतना ज़्यादा अच्छा होता है। नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस को गुडविल कहा जाता है। गुडविल एक्चुअली में आपके बिजनेस की, आपके सर्विस की, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी जब अच्छी होती है तो कस्टमर बार बार आपके बिजनेस में आना पसंद करता है, और जब कस्टमर बार बार आपके बिजनेस पे आता है, आपके ऊपर ट्रस्ट जताता है और आपके सर्विस का पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाता है, तो आपकी सेल बढ़ने लगती है। सेल के बढ़ने के साथ साथ आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है, आपके ऊपर पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ने लगता है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे आपका नेम एंड फेम बढ़ने लगता है, जिसे गुडविल कहा जाता है। जिस फर्म की गुडविल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उस फर्म का प्रॉफिट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। गुडविल को केवल
फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, कभी उसको टच नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपसे आज की डेट में कहूँ कि आप मुझे टाटा कंपनी की गुडविल की वैल्यू निकाल के बता दो या टाटा की गुडविल को टच करके मुझे बता दो, आप कहोगे सर टाटा की गुडविल तो है लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट में उसकी गुडविल दिखा नहीं सकता हूँ, उसकी गुडविल को मैं टच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि टाटा का नाम कितना बड़ा है और टाटा का प्रोडक्ट किस तरीके से लोग ट्रस्ट करते हैं, किस तरीके से लोग पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी टाटा के प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ये उसकी गुडविल का ही नतीजा है। लेकिन उसके गुडविल को ना तो देखा जा सकता है ना तो टच किया जा सकता है, इसलिए हम इसे कैसे एसेट्स बोलते हैं? इंटेंजिबल। इसमें आपका पेटेंट भी आ जाता है, इसमें आपका कॉपीराइट भी आ जाता है। सर ये पेटेंट क्या होता है बता दीजिए, हम लोग कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, हमको पेटेंट के बारे में नहीं पता। जब कोई भी चीज़ इन्वेंट की जाती है, पहली बार इन्वेंशन होता है तो उस इन्वेंशंस का पेटेंट मिलता है। जैसे आप 3 इडियट मूवी देखेंगे तो 3 इडियट मूवी में आप लास्ट में सीन देखते हैं, वो कहता है कि इतने सारे रिसर्च का पेटेंट इसके नाम पे है। तो जब आप किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं पहली बार, इन्वेंशन करने का राइट आपको मिल जाता है, यानी वो कोई भी दूसरा बंदा तब तक मार्केट में यूज नहीं कर सकता जब तक आप उसको पेटेंट ना इशू करें। तो पेटेंट एक्चुअली में एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। कॉपीराइट सर क्या होता है? बुक का राइटर जो पहली बार बुक को लिखता है उसे उसके बुक को लिखने का कॉपीराइट मिल जाता है। वो तब तक उसकी बुक को कोई कॉपी नहीं कर सकता जब तक वो अपने कॉपीराइट को सेल ना करे। तो कॉपीराइट कैसा एसेट्स हो गया सर? इंटेंजिबल एसेट्स सर हो गया। कौन सा एसेट सर? आपका जो कॉपीराइट है वो आपके बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। ओके सर, अब बात करते हैं हम लोग करंट एसेट्स की। ये हमारी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हो गई जो फिक्स एसेट्स में कवर हो रही है, जिसे हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, जो एक्चुअली में रियल अकाउंट में आ रही हैं। तो ये बात आपको यहाँ तक कंफर्म क्लियर होनी चाहिए, लर्न भी होनी चाहिए। जब 2-4 क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चीज़ों को लिखोगे तो आपको खूब अच्छे से ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, करेंट एसेट्स का मतलब मैंने आपको बताया वो एसेट्स हैं जिन्हें हम विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं को सर हम करेंट एसेट्स कहते हैं। जैसे इसमें देखो कैश है, बैंक है, बीआर का मतलब बिल्स रिसीवेबल, डेटर का मतलब द पार्टी टू होम अमाउंट इज रिसीव या रिसीवेबल, जिस पार्टी से बिजनेस को पैसा मिलना है या उस पार्टी को बिजनेस ने पैसा क्रेडिट पे पैसा उधार दिया है या क्रेडिट पे सामान बेचा है, तो जिस पार्टी से बिजनेस को पैसा लेना है, बिजनेस पैसा लेगी जिस पार्टी से, उसी को हम डेटर कहते हैं। डेटर और बीआर को जब ऐड कर दिया जाता है तो कॉमर्स में उसे ट्रेड रिसीवेबल कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बोला गया है। स्टॉक यानी इन्वेंट्री को भी करंट एसेट्स कहा जाता है। प्रीपेड आपके एक्सपेंसेस यानी जिन्हें एडवांस पेमेंट भी कहते हैं, वो भी आपके करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट में टेंजिबल एसेट्स क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, टेंजिबल में कौन कौन आएगा, इनटेंजिबल में कौन आएगा, करंट में कौन कौन से एसेट्स आएंगे, ये नाम आपको खूब अच्छे से लर्न होने चाहिए। जब तक आपको ये लर्न नहीं होगा तब तक आपको जनरल एंट्री अच्छे से नहीं आएगी। आज का टॉपिक हमारी जनरल एंट्री ही है, लेकिन जनरल एंट्री आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक ये बेसिक बातें आपको खूब अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। ओके सर, आप कहते हैं तो हम लोग जरूर इसका ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, और जो अगला टॉपिक है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? नॉमिनल अकाउंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि रियल अकाउंट तो हम लोगों ने खूब अच्छे से कवर कर लिया, पहले पर्सनल अकाउंट कवर किया, अब बात करने चल रहे हैं किसकी? नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट का मतलब सर वो अकाउंट है जिसमें बिजनेस के इनकम और एक्सपेंडिचर को रखा गया है। इनकम और एक्सपेंडिचर की कैटेगरी जहां पर रखी गई उसी को हम लोग बिजनेस का नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और आपको ध्यान रहे, बिजनेस में प्रॉफिट तब तक नहीं होगा जब तक आप एक्सपेंसेस नहीं करोगे, यानी पहले आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्केट से इनकम आएगी। रिटर्न इन्वेस्टमेंट के बिना नहीं मिलता है, आपको पहले रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस का बेसिक रूल है मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, नो रिस्क नो प्रॉफिट। तो सर इसका मतलब नॉमिनल अकाउंट में हम बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम की बात करने वाले हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसमें हम बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम की बात करने वाले हैं। सबसे अच्छी बात, नॉमिनल अकाउंट में आपको कैश रिसीव होगा या तो कैश का पेमेंट होगा। यानी अगर आप एक्सपेंसेज कर रहे हैं, एक्सपेंसेज अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि एक्सपेंसेज में पैसा जाएगा और इनकम में पैसा आपका आएगा।
आपका पैसा इनकम में आपको कैश रिसीव होगा और एक्सपेंसेज में पैसा आपका जाएगा। ओके सर, जैसे एग्जांपल में मैंने कहा आपसे यहाँ पर कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स और आपसे हमने कहा इंटरेस्ट रिसीव, ये सब आपके बिजनेस की इनकम है। हम अपने बिजनेस का जो प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में सेल करते हैं वो सेल हमारे लिए रेवेन्यू यानी इनकम कहलाती है। हमें अगर कहीं से किसी से कमीशन रिसीव हो गया, कमीशन मिला, तो कमीशन भी हमारी इनकम कहलाती है। डिविडेंड, अगर मेरी कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और मेरी कंपनी को शेयर के बदले में डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड भी हमारी इनकम कहलाती है। सर डिविडेंड का मतलब तो बता दीजिए। डिविडेंड को डियर हिंदी में कहते हैं लाभांश, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का शेयर होल्डर जो होता है उसको कंपनी में शेयर खरीदने के बदले प्रॉफिट का जो पार्ट मिलता है उसी पार्ट को डिविडेंड कहा जाता है। अच्छा जी सर, अब हमें डिविडेंड क्लियर हो गया, यानी इसी डिविडेंड के लिए कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं। कंपनी के शेयर में हम इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें क्या मिलता रहे, डिविडेंड मिलता रहे। हाँ जी बिल्कुल सही बात। डिस्काउंट रिसीव, कहते हैं सर अगर आपको किसी पार्टी से, अपने सप्लायर से जिससे आप रॉ मटेरियल खरीद कर लाते हो, अगर वहां से आपको रॉ मटेरियल या कोई मशीनरी या कुछ भी आप परचेज करके लाते हो, वहां से अगर बिजनेस को कोई डिस्काउंट मिलता है तो हम उसे डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे, जो बिजनेस की इनकम कहलाएगी। और बिजनेस जो भी गुड्स, जो भी सर्विस, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या तो वो सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस होगा, दोनों केस में वो जो भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में सेल करेगा, वहां से जो भी इनकम उसे मिलेगी वो इनकम उसके लिए सेल यानी वो जो सेल होगा वही उसके लिए इनकम कहलाएगी। अगर बिजनेस ने अपना पैसा कहीं एफडी के फॉर्म में रखा है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में रखा है, डिबेंचर या सिक्योरिटी या बॉन्ड के फॉर्म में रखा है, या उसने अपना पैसा कहीं पर मार्केट में लगा रखा है, बैंक में जमा कर रखा है, तो वहां से बिजनेस को जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो बिजनेस की इनकम कहलाएगी। और नॉमिनल अकाउंट में हम इनकम और एक्सपेंसेस की बात करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की कि सर बिजनेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस होने वाले हैं। तो मैंने कहा अगर आप बिजनेस मैक्सिमम, जैसे आप बैंक देख लो, बैंक के पास इतना पैसा है कि बैंक होम लोन के लिए, कार लोन के लिए लोगों को लोन देती है। कहती सर आप घर लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात, मेरे यहाँ आ जाइए, मैं आपको लोन देने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम कंप्लीट करिए, लोन लीजिए, खूब अच्छा घर बनवाइए और मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट चुकाते रहिए और मेरा प्रिंसिपल मनी भी आप टाइमली वापस करिएगा। यानी बैंक लोगों को खुद घर बनाने के लिए लोन देती है, लेकिन आप कभी किसी बैंक को नहीं देखेंगे जो अपने खुद के घर में बैंक चला रही हो। बैंक हमेशा रेंटेड प्रॉपर्टी पे चलता है, क्योंकि बैंक को टीवीएम का कंसेप्ट पता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि आप जितने टाइम तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो बैंक अपना पैसा फिक्स एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं होती है। बैंक हमेशा रेंटेड प्रॉपर्टी का यूज करती है। आपके आसपास कोई भी बैंक हो, आप देख लीजिए, वो बैंक की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बैंक किराए के घर में अपना प्रॉपर्टी यूज करती है, अपने बिजनेस को चलाती है। तो इसका मतलब बिजनेस को चलाने के लिए हमें प्रॉपर्टी चाहिए होगी किराए पर, उसके लिए हम लोगों को रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो रेंट का पेमेंट करेंगे, ये रेंट हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस कहलाएगा, खर्चे कहलाएंगे। एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर का अंतर मैंने कल की क्लास में बताया। एक्सपेंडिचर में कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, डिफर्ड रेवेन्यू नेचर सब आ जाएगा। एक्सपेंसेस का मतलब है किसी बिजनेस के द्वारा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया गया पेमेंट ही एक्सपेंसेस कहलाता है। रेवेन्यू जनरेट करने के पर्पस से रेगुलर बेसिस पे किया गया पेमेंट ही एक्सपेंसेस कहलाता है। तो सर रेंट का पेमेंट हमें रेगुलरली करना होगा, कमीशन का पेमेंट करना पड़ेगा, हमारा कमीशन एजेंट होगा कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो जाए, या मेरा कोई ब्रांच ऑफिस होगा या मेरा कोई एजेंट होगा जो कानपुर में बैठकर मेरा प्रोडक्ट बेच रहा होगा। हेड ऑफिस मेरा लखनऊ या प्रयागराज में है, मेरा जो एजेंट है वो कानपुर में बैठा है। मैंने एजेंट से कहा कि जितने का मेरा सेल करवाओगे उसका 2% मैं आपको कमीशन दूंगा, तो वो जो कमीशन हम पे करेंगे वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। जो बिजनेस पेमेंट करता है वो एक्सपेंसेस कहलाता है, जो बिजनेस रिसीव करता है वो इनकम कहलाता है। सर ये बहुत सिंपल बात आप बता रहे हैं, क्लास 2 की बात बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर में भी इनकम और खर्चे की बात मेरे घर में डेली होती रहती है। हम लोग सुबह से शाम तक खर्चे करते रहते हैं। हम जो बाहरी लोगों को पेमेंट करते हैं वो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर कहलाता है, और जो पैसा सैलरी के फॉर्म में हमारे घर में आता है सर वो इनकम कहलाता है। तो एक्सपेंसेज और इनकम बहुत ईजी है। एक्चुअली में कॉमर्स
पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। जब आप मार्केट में सुबह से शाम तक आप देखेंगे तो आपको कॉमर्स ही कॉमर्स दिखाई देगा। घर से निकलते ही जैसे ही आप ऑटो पे बैठकर ऑटो के ड्राइवर को आप 10 रुपए देते हैं, किराया देते हैं, आप तुरंत समझ जाते हैं कि सर ये तो एक्सपेंसेस है। जैसे आप ऑटो से निकलते हैं, मेट्रो में बैठते हैं, आप पेमेंट करते हैं, किराया आप देते हैं, ऑटो का मेट्रो का चार्ज आप देते हैं, वो आपके लिए एक्सपेंसेस है। और फिर जैसे ही आप वहाँ से बाहर निकलते हैं, आप जूस पीते हैं, पेमेंट करते हैं, तो जूस का पेमेंट आपके लिए एक्सपेंसेस है। आप बुक परचेज करते हैं, वो आपके लिए एसेट्स है। तो ये पूरा का पूरा कॉमर्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपके आसपास कॉमर्स और बिजनेस घूम रहा है, टहल रहा है। बस आपको क्या करना है, देखना है ध्यान से, कॉमर्स की नज़र से। कहते हैं ना, नज़र बदलो नज़ारा बदल जाएगा। 10th तक जो चीज़ें आपको नॉर्मल लगती थी, अब 11th में कॉमर्स पढ़ने के बाद वो चीज़ें आपको कॉमर्शियल लगने लगेंगी, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगने लगेंगी। और जब ये लगने लगे तो आप समझ जाइए कि आप कॉमर्स के एक अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं और बहुत जल्दी अच्छा प्रॉफिट कमाने के मोड में आप आ जाएंगे। हाँ जी सर। अगला है सैलरी। सैलरी का पेमेंट किसे करेगा? बिजनेस स्टाफ। कौन कौन होगा स्टाफ? डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, अकाउंटेंट होगा, स्वीपर होगा, गार्ड होगा, टेली कॉलर होगी, काउंसलर होगी। ये सब बिजनेस के एम्प्लॉय ही तो हैं और इन एम्प्लॉयों को बिजनेस पेमेंट करेगा। क्या पेमेंट करेगा? सैलरी। सैलरी बिजनेस के एक्सपेंसेज हैं। वेजेज। वेजेज किसको दिए जाते हैं? लेबर को, जो डेली बेसिस पे हमारे यहाँ काम करते हैं। एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा एक्सपेंसेज है सर। जब तक आप अपने बिजनेस का प्रमोशन नहीं करिएगा तब तक पब्लिक को आपके बिजनेस की सर्विस के बारे में पता नहीं चलेगा, और जब तक आपकी सर्विस के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक आप अपने सामान को मार्केट में सेल ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पाइएगा। और सेल पे ही प्रॉफिट डिपेंड है। जितना ज्यादा सेल, आपके बिजनेस का प्रॉफिट भी उतना ज्यादा होने वाला है। ओके सर। डेप्रीशिएशन, ये भी बिजनेस का एक्सपेंसेज है। कहते हैं सर आपके एसेट्स को यूज करने के बदले आपके एसेट्स की वैल्यू जितने से कम हो जाती वही डेप्रीशिएशन है। हमने 1 लाख रुपए की कंप्यूटर परचेज की अपने बिजनेस को चलाने के लिए। 1 साल के बाद मैं कंप्यूटर लेकर उसी कंपनी के पास गया, डेल कंपनी के पास। मैंने कहा सर ये कंप्यूटर आप वापस ले लो। वो कहते हैं ठीक है सर, आपको इस कंप्यूटर का 60,000 मिलेगा। मैंने कहा सर 1 साल का आपने 40,000 काट लिया। उन्हें कहा हाँ जी सर, क्योंकि ये सेकेंड हैंड हो चुका है, साथ में आपने इस कंप्यूटर को यूज किया है। जब आप किसी एसेट्स को यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी में, उसकी कैपेसिटी में कुछ कमी आती है। जो कमी आती है उसी कमी को डेप्रीशिएशन कहा जाता है। डेप्रीशिएशन बिजनेस के लिए लॉस यानी एक्सपेंसेज होता है। इसको कभी हम कैश में पेमेंट नहीं करते हैं। एक्चुअली में ये बिजनेस का नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन इसकी वजह से बिजनेस का प्रॉफिट कम होता है, क्योंकि डेप्रीशिएशन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने में रोल प्ले करता है। जब तक आप एसेट्स को यूज नहीं करेंगे तब तक आपके बिजनेस का प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है। तो सर ये आपके 3 अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब हम बात करते हैं गोल्डन रूल की, और वो गोल्डन रूल क्या है, आइए आज की क्लास में गोल्डन रूल समझते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप बिल्कुल बने रहें। थोड़ा सा आप पेशेंस बना कर रखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। पर्सनल अकाउंट पर्सन की बात करता है। एक पर्सन का बिजनेस में क्या काम हो सकता है, सोचते हैं हम, थोड़ा सा अपना माइंड अप्लाई करते हैं कि सर एक पर्सन कोई भी बिजनेस में क्या रोल प्ले कर सकता है। सर इसके बारे में सोचते हैं। कोई भी पर्सन एक बिजनेस में केवल क्या रोल प्ले कर सकता है सर? या तो वो बिजनेस में रिसीवर होगा, या तो वो पर्सन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवर होगा। पर्सन का बिजनेस में सर 2 ही रोल है, या तो पर्सन बिजनेस में रिसीवर होगा, या तो पर्सन बिजनेस में गिवर होगा। कैसे सर? गिवर और रिसीवर का मतलब क्या है? आप मान लीजिए मेरे बिजनेस में आते हो, मेरे शॉप पे आते हो, मेरे बिजनेस में आप आते हैं, तो या तो आप मेरे बिजनेस में सामान खरीदेंगे, या तो कुछ आप मेरे बिजनेस में सामान बेच कर जाएंगे। अगर आपने मुझे सामान बेचा तो आप मेरे लिए क्या बन गए? गिवर बन गए। और अगर आपने मेरा सामान खरीदा तो आप मेरे लिए क्या बन गए? रिसीवर बन गए। पर्सन का 2 ही काम है बिजनेस में। कोई भी पर्सन किसी भी बिजनेस में 2 ही रोल प्ले करता है, या तो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीवर होगा, या तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? वो गिवर होगा। इसका मतलब सर ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि या तो वो रिसीवर होने वाला है, या तो वो क्या होने वाला है? गिवर होने वाला है। ओके सर। रिसीवर को कॉमर्स में डेबिट कहा गया है। सर ये डेबिट की मीनिंग क्या होती है आपको अगले लेक्चर में समझाने वाले हैं। और गिवर को क्रेडिट कहा गया है।
इसका मतलब डेबिट को हम लोग DR से इंडिकेट करते हैं, क्रेडिट को हम लोग CR से इंडिकेट करते हैं। जो डिबेयर से बना है, क्रेडिट से बना है, तो कैसे बना है कि उसको इंडिकेट करते हैं प्रॉपर, इस पे हम लोग लेक्चर देखने वाले हैं अगली क्लास में, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। डेबिट और क्रेडिट का मतलब ये है कि एक पर्सन को हम, जैसे सामान हमने कोई परचेज किया तो 2 पार्टी हो गई, एक ट्रांजैक्शन की मिनिमम 2 पार्टी होगी, यही लिक्विस पेसियोली का कहना था। डबल अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब है कि हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 पार्टी होगी, अकेला पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, कम से कम 2 पार्टी ट्रांजैक्शंस में जरूर होंगे। सही बात भी है, जैसे अगर एक बंदा बायर होगा तो एक सेलर होगा, अगर कोई सामान को बेचने वाला है तो सामान को खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, यानी एक ट्रांजैक्शन की 2 पार्टी आपको हमेशा मिलेंगी। एक बंदा अगर पढ़ने वाला है तो एक पढ़ाने वाला होना चाहिए, यानी एक बंदा अगर कोई सामान सर्विस प्रोवाइडर है तो एक सर्विस रिसीवर होना चाहिए, यानी अगर एक बंदा बायर है, परचेजर है, तो एक दूसरा बंदा सेलर होना चाहिए। जब तक बायर नहीं होगा तब तक सेलर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। आप सामान किसको बेचोगे? बायर को बेचोगे। बायर सामान किससे खरीदेगा? सेलर से खरीदेगा। बायर सेलर के बिना अधूरा है और सेलर बायर के बिना अधूरा है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम यही कहता है कि एक दूसरे के बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे, यानी हर एक ट्रांजैक्शन की मिनिमम 2 पार्टी होगी, मैक्सिमम पार्टी हो सकती है लेकिन मिनिमम 2 पार्टी होगी। तो दोनों पार्टी को अलग अलग करने के लिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम में 2 आपको सिंबल दिए गए कि अगर एक पार्टी को हम डेबिट करेंगे तो दूसरी पार्टी को हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, अगर दोनों पार्टी को हम डेबिट या दोनों पार्टी को हम क्रेडिट कर देंगे तो एक्चुअली में दोनों को हम डिफर नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट और लॉस निकालने में, सिस्टमैटिक तरीके से अकाउंटिंग करने में, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए यहां पर कॉमर्स में रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्या कहा गया? क्रेडिट। डेबिट को हम शॉर्ट में DR बोलते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में हम CR बोलते हैं। अब जब इसका आप रूल देखेंगे तो क्या रूल है? रूल इसका बना डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करेगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो क्रेडिटर जो होगा, जो गिवर होगा, उसको हम लोग क्रेडिट द गिवर। कैसे सर? एक एग्जाम्पल बता देंगे क्या? हाँ, ये देख लो आप, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। जैसे मैंने कहा गुड्स सोल्ड टू राम, हमने राम को सामान सेल किया, ठीक है, गुड सोल्ड टू राम ₹1 लाख। वैसे तो अभी प्रॉपर रूल बताने के बाद मैं जनरल एंट्री कराता तो ज़्यादा आपको समझ आता, लेकिन मैं केवल रिसीवर गिवर का रूल बता रहा हूँ। गुड सोल्ड का मतलब हम सेल कर रहे हैं, सेल हमारे बिजनेस की इनकम होती है और इनकम जो है ना वो नॉमिनल अकाउंट में आती है। और नॉमिनल अकाउंट अभी आपको मैं रिवाइज भी कराऊंगा, सिखाने वाला हूँ। नॉमिनल अकाउंट इनकम की बात करता है और वो कहता है इनकम को क्रेडिट किया जाए। गुड्स हमने किसको सेल किया? राम को सेल किया। सर कैश में किया कि क्रेडिट में किया? कैश में सर सेल नहीं किया, तभी तो राम का नाम लिखा हुआ है। जब भी ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम लिखा होता है वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो जाता है। यानी हम किसी पर्सन का नाम अपनी बुक में तभी लिखेंगे जब उस पार्टी से पैसा हमें लेना होगा। जब वो पार्टी हमको पेमेंट कर देगी तो उस पार्टी का नाम कभी भी अपनी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आप अपने घर के आसपास मिल्क परचेज करने जाते हैं और आप कैश में आपने मिल्क खरीदा, कभी ऐसा हुआ कि शॉपकीपर को आपको नाम पसंद आ गया, मिल्क बेचने के बाद उसने डायरी उठाई, कॉपी उठाई, पेन उठाया, आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा कि फला डेट को इतने समय मैंने मिस्टर एक्स को या मिसेज एक्स को इतने रुपए का मिल्क सेल किया? बिल्कुल नहीं। आपका नाम ट्रांजैक्शन में तभी लिखा जाएगा जब आप पेमेंट कैश में नहीं करोगे। सर इसका मतलब जब भी ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी का नाम लिखा होगा, किसी पर्सन का नाम लिखा होगा, हम तुरंत समझ जाएंगे कि वो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो उधार ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब राम एक पर्सन है और पर्सन किस अकाउंट में आता है सर? पर्सन आता है आपका पर्सनल अकाउंट में। किस अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ये रिसीवर है कि गिवर है? सर इसने सामान खरीदा है तो ये रिसीवर हुआ, यानी सर इसको हम लिखते हैं रिसीवर। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब राम को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा
और गुड्स हमने सेल किया था, सेल हमारे बिजनेस की इनकम थी। इनकम हमारा किस अकाउंट में आता है सर? इनकम सर हमारा आता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट हमें ये कहता है कि इनकम को हमेशा क्रेडिट किया जाए, इसलिए हम इनकम को क्रेडिट करेंगे और रिसीवर यानी राम को हम डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? तो हमारी एंट्री बनेगी राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ अमाउंट लिखा जाता है, जैसे अमाउंट क्वेश्चन में मान लीजिए 1 लाख था तो 1 लाख, यहाँ 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे। ये जो ऊपर का पोर्शन है इसे डेबिट पोर्शन कहा जाता है। पहली एंट्री है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको डेबिट पोर्शन कहा जाता है। और डेबिट पोर्शन का और क्रेडिट पोर्शन का अमाउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये रूल है कॉमर्स का। ये बेसिक रूल है कि आपका डेबिट पोर्शन का और क्रेडिट पोर्शन का आपका अमाउंट इक्वल होना चाहिए। ये अमाउंट जब तक आपका इक्वल नहीं होगा तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी, यानी आपकी एंट्री गलत है। ये नीचे का पोर्शन जो है सर इसको क्रेडिट कहा जाता है, जिसमें 2 लिखा है ये आपका क्रेडिट वाला पोर्शन है। ये जनरल एंट्री का क्रेडिट पोर्शन है, ये आपका डेबिट पोर्शन है। डेबिट पोर्शन में हमेशा हम डीआर लिखते हैं, ये इंडिकेट करता है कि ये डेबिट वाला है। क्रेडिट वाले पोर्शन में आपको क्रेडिट नहीं लिखना है। 2 के लिखने का मतलब ही क्रेडिट हो जाता है, 2 के लिखने का मतलब ही क्रेडिट हो जाता है। तो एक जनरल एंट्री जब आप पास करते हैं, ये आपकी जनरल एंट्री है, तो जनरल एंट्री में एक पार्टी को आपको डेबिट करना पड़ता है, एक पार्टी को आपको क्रेडिट करना पड़ता है। राम को डेबिट क्यों किया? लॉजिक आपने सीखा कि राम एक पर्सन है, पर्सन पर्सनल अकाउंट में आता है। पर्सनल अकाउंट कहता है कि राम रिसीवर है, क्योंकि राम तो सामान को खरीद रहा है, बिजनेस सामान को बेच रहा है। हमें राम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अगर आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें तो आपको ट्रांजैक्शन में यह मिलेगा कि बिजनेस को एक्चुअली ट्रांजैक्शन को सेल कौन कर रहा है। तो आप देखें यहां पे लिखा था क्वेश्चन में कि गुड्स सोल्ड टू राम, ट्रांजैक्शन आप ध्यान से देखें, गुड सोल्ड टू राम, यही क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन लिखा है। तो राम को ट्रांजैक्शन कौन सेल कर रहा है? बिजनेस सेल कर रहा है। तो राम कौन हुआ? एक पर्सन हुआ। राम यहां पर कौन हुआ? बायर हुआ। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि जनरल एंट्री करते समय आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। हम बिजनेस की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो हमें बिजनेस से लेना देना है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो जब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से राम एक पर्सन है और राम यहां पर बायर हो रहा है क्योंकि बिजनेस को सेल कर रहा है। ओके सर, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब अगली बात सुनो, राम एक पर्सन है तो किस अकाउंट में आएगा सर? पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सनल अकाउंट में कहते हैं कि चेक करो कि ये रिसीवर है कि गिवर है, तो राम जब खरीद रहा है तो राम रिसीवर हुआ। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो राम रिसीव कर रहा है पर्सनल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। और बात करते हैं यहाँ की सेल, गुड सोल्ड को हम सेल बोलेंगे। सेल बिजनेस की इनकम है, इनकम को नॉमिनल अकाउंट में रखा गया है और नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट, यानी नॉमिनल अकाउंट में इनकम्स को क्रेडिट किया जाता है, एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। अभी आप सीखेंगे भी, इस एंट्री को कंप्लीट करना था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग ये लॉजिक कह रहा है कि एंट्री में राम को डेबिट किया जाए और सेल को क्रेडिट किया जाए, तभी हमने जनरल एंट्री में आप देखेंगे तो जनरल एंट्री में हमने क्या कर रखा है, हमने राम को डेबिट कर रखा है और सेल को क्रेडिट कर रखा है। जो ऊपर का पार्ट लिखा जाता है उसको हम डेबिट पार्ट कहते हैं, जो नीचे लिखा है टू के साथ उसको हम क्रेडिट कहते हैं। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। डेबिट ऊपर में डेबिट का सिंबल लगाना पड़ता है, ये रूल है आपके प्रेजेंटेशन का, जबकि क्रेडिट में सीआर नहीं लिखा जाता है। टू लिखने मात्र से वो आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाता है। ओके सर, यानी वो क्रेडिट मान लिया जाता है। जनरल एंट्री में एक रूल है आपके नरेशन लिखने का, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। हमने सामान किसको बेचा? राम को बेचा। तो राम को जो हमने सेल किया उसी को हम नरेशन फॉर्म में यहां पर लिख देते हैं। तो
नरेशन का मतलब क्या है? आपकी जनरल एंट्री को नरेट करना, यानी आपने जनरल एंट्री क्यों किया, उसका लॉजिक आप यहाँ पर उसका रीजन आप बताते हैं। नरेशन हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए, नरेशन हमेशा पास्ट टेंस में होना चाहिए। बीइंग या फॉर लगाकर आप नरेशन लिखोगे। जिस बात के लिए आपने एंट्री की उसी को आप बीइंग या फॉर लगाकर जब आप ब्रैकेट में एंट्री के नीचे लिख देते हैं तो उसी को नरेशन कहा जाता है। जनरल एंट्री को लिखने का वैसे फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है आपको पढ़ाएंगे आगे चल के। फॉर्मेट जब आप बनाएंगे तो वहां लिखा मिलेगा आपको डेट, पहला कॉलम होता है इसमें आपको डेट, क्योंकि जनरल एंट्री सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो आपको डेट भी मेंशन करना पड़ता है। डेट के साथ आपको यहां पर लिखना पड़ता है पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के साथ साथ आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है LF यानी लेजर फोलियो। क्या होता है डिटेल में आपको बताने वाले हैं अगली क्लास में। अमाउंट एक डेबिट साइड के लिए, एक अमाउंट आपका किधर के लिए होता है, क्रेडिट के लिए। ये आपकी जनरल एंट्री की फॉर्मेटिंग है। जब भी जनरल एंट्री आप करेंगे इसी फॉर्मेट में करेंगे, और यदि आप नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन कट जाएंगे और आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, इसका ध्यान हम लोग रखेंगे। तो चलिए अभी वाली जो एंट्री हमने की ना, अगर इसको हम फॉर्मेट में पोस्ट करते तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कैसे पोस्ट करते वो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। थोड़ा सा ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लेक्चर के टाइमिंग पे मत जाइए। लेक्चर की इंपॉर्टेंस को आप समझिए और लेक्चर को प्लीज कंप्लीट आप देखिए। हाँ जी सर, बिल्कुल हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो मान लीजिए ये ट्रांजेक्शन आज की डेट में हुआ। आज की डेट क्या है सर? आज की डेट तो है 10/09 और 2020, और ये चल रहा है हमारा, मान लीजिए मंथ कौन सा है, सितंबर ही, हमने डेट लिख दिया। ट्रांजैक्शन क्या था? ट्रांजैक्शन था राम्स अकाउंट। जब भी आप पर्सनल अकाउंट लिखेंगे एपॉस्ट्रॉफी एस जरूर लगाएंगे। अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। ये इसका प्रेजेंटेशन हम आपको सिखा रहे हैं। और यहां क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, सोल्ड टू राम। ये आपका नरेशन हो गया। LF के कॉलम में आप कुछ नहीं लिखोगे। अमाउंट में ये आपका डेबिट साइड वाला अमाउंट है तो 1 लाख डेबिट और 1 लाख अमाउंट आपका क्रेडिट में चला जाएगा। डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हर एक जनरल एंट्री की वजह से इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अमाउंट आपका डिफर नहीं होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो एंट्री को आप एक बार ध्यान से देख लें, क्या एंट्री हो रही है, नरेशन कैसे लिखा जा रहा है, फॉर्मेटिंग क्या है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यहां पे आप ये भी लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जिस पर्सन का नाम आप, जिसका बिजनेस में एंट्री आप कर रहे हैं, ABC लिमिटेड, या जिस बिजनेस का नाम होगा वो आप लिखेंगे। फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूं। ये डेट का कॉलम होगा, पर्टिकुलर का कॉलम होगा, LF यानी लेजर फोलियो का कॉलम होगा। क्या होगा लेक्चर में सीखेंगे आप, नेक्स्ट लेक्चर में। अमाउंट ये डेबिट वाला अमाउंट है, ये क्रेडिट वाला अमाउंट है। ये श्रीराम के सामने रहेगा, ये सेल के सामने रहेगा। सर आप तो सेल के सामने लिख ही नहीं रहे हैं, आप तो ऊपर नीचे लिख दे रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जी सर, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 1 लाख सेल के जस्ट सामने, ये डेबिट का अमाउंट, ये क्रेडिट का अमाउंट। उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आपको खूब अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है। यहां तक की बातें आप सबको खूब अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। हाँ जी सर, क्लियर हो गई। 10 मिनट का लेक्चर हम और आज बढ़ाएंगे। वैसे ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मुझे भी पता है, लेकिन बेटा हम इस समय इस सिचुएशन में हैं कि लेक्चर अगर हम यहाँ खत्म कर देंगे तो फिर से हमें 30 मिनट मेहनत करके फिर हमें अगले लेक्चर पे आना पड़ेगा। तो हम लोग आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, आप कह रहे हैं तो हम लोगों की एनर्जी खूब है और हम लोग आज का लेक्चर बड़ा कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हम लोगों को नहीं है। एंट्री कैसे करेंगे, रूल क्या होगा, कैसे हम एंट्री को प्रेजेंट करेंगे, ये सारी बातें आपने मेरे साथ सीखी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई भी टीचर आपको पढ़ाए बेटा आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। प्रैक्टिस आपके हैंड में है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपका पॉइंट उतना ज़्यादा क्लियर होता चलेगा। ये था आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट कि पर्सनल अकाउंट में हम किसकी बात करेंगे। सर पर्सनल अकाउंट में हम पर्सन की बात करते हैं। पर्सन या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। रिसीवर होगा तो उसको डेबिट करेंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन भी आपने मेरे साथ देखा। अब बात कर लेते हैं हम रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट में हम किसकी बात करते हैं सर? सर रियल अकाउंट में हम एसेट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एसेट्स की। चलिए रियल अकाउंट में हम एसेट्स की बात देख लेते हैं।
यहाँ पर हमने लिखा रूल फॉर रियल अकाउंट, डिटेल में गोल्डन रूल आपको सिखा रहे हैं। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में सर डील किया जाता है अबाउट एसेट्स। एसेट्स कितनी होती हैं सर? दो, नॉन करेंट, करेंट। वो आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स में दो एसेट्स हैं। आप बेसिक भी पढ़ेंगे, साथ में आज वाला भी लेक्चर आप डिटेल में देखेंगे तो आपको मिलेगा नॉन करेंट प्लस करेंट एसेट्स को मिलाकर टोटल एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेंट और नॉन करेंट को रखेंगे, ये हमारी एसेट्स होगी। एसेट्स में दो काम है एसेट्स का बिजनेस में। एसेट्स या तो बिजनेस में परचेज की जाएगी या तो एसेट्स को बिजनेस में सेल किया जाएगा। जब भी हम एसेट्स को परचेज करेंगे तो एसेट्स हमारे बिजनेस में आएगी, कम्स इन। कब आएगी बिजनेस में एसेट्स? जब एसेट्स को परचेज किया जाएगा। और जब बिजनेस में एसेट्स को सेल किया जाएगा तो एसेट्स हमारे बिजनेस से जाएगी, उसको बोला जाएगा गोज आउट। गोज आउट कब होगा सर? जब एसेट्स को हमारे बिजनेस से सेल किया जाएगा। जब सेल करेंगे तो जाएगा और जब परचेज करेंगे तो वो हमारे बिजनेस में आएगा। बिना एसेट्स के हम बिजनेस चला भी नहीं सकते। और एसेट्स का दो ही काम है बिजनेस में, या तो एसेट्स हमारे बिजनेस में आएगी या तो एसेट्स हमारे बिजनेस से जाएगी। और इसकी इनकमिंग और आउटगोइंग के बेस पे ही रूल बना क्या कि जब एसेट्स हमारे बिजनेस में आएगा तो हम लोग उसे क्या करने वाले हैं? डेबिट करने वाले हैं। ये रूल है। क्यों डेबिट कर रहे हैं ये बिल्कुल मत पूछिए, ये रियल अकाउंट का रूल है कि आप कॉमर्स के रूल को पढ़ेंगे, लर्न करेंगे कि हम रियल अकाउंट में एसेट्स के आने पर, कम्स इन होने पर हम एसेट्स को डेबिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल अलग है, रियल अकाउंट का रूल अलग है, नॉमिनल अकाउंट का रूल अलग है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट के रूल को मर्ज नहीं करिएगा। पर्सनल अकाउंट जब पढ़िएगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल चलेगा, रियल अकाउंट का रूल जब पढ़िएगा तो रियल अकाउंट का रूल चलेगा, नॉमिनल अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट का रूल चलेगा। पर्सनल, रियल और नॉमिनल के रूल को मर्ज नहीं करना है। ओके सर, तो कम्स इन को डेबिट करना है और गोज आउट को सर क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये रियल अकाउंट का रूल हो गया। अब जब आप इसका रूल देखेंगे, जो इसका गोल्डन रूल बना है, उसको गोल्डन रूल क्या बना है? इसको गोल्डन रूल को क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप गोल्डन रूल पढ़ेंगे तो यहां पे आपको लिखा मिलेगा गोल्डन रूल, और गोल्डन रूल में आपको क्या लिखा मिलेगा? रियल अकाउंट का रूल मिलेगा लिखा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसके बारे में कम्स इन गोज आउट की बात हो रही है? किसका रूल है सर? रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट किसकी बात करता है सर? एसेट्स का। इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हेन एसेट्स कम्स इन। अगर इसको और एक्सप्लेन करें हम अपनी लैंग्वेज में, रूल को नहीं तोड़ना है, रूल तो यही है पर्सनल अकाउंट का, सॉरी रियल अकाउंट का, तो रूल नहीं तोड़ने लगिएगा, नए नए रूल मत प्रतिपादित करने लगिएगा, बनाने लगिएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट व्हेन एसेट्स कम्स इन, जब बिजनेस में एसेट्स आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। डेबिट यानी जनरल एंट्री में ऊपर लिखेंगे, और जनरल एंट्री तो करना सीख रहे हैं हम। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जब क्रेडिट व्हेन एसेट्स गोज आउट, यानी जब हमारे बिजनेस से एसेट्स जाएगा तो हम उस एसेट्स को क्रेडिट करेंगे। ओके सर, सर एक एग्जांपल अगर आप करा देते तो ये बात हम लोगों को थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाती। ये देखो ना, एक एग्जांपल आप मेरे साथ देख लो। पहले मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, एक बार आप देख लीजिए इसको, पॉइंट को। हाँ, तो मैंने आपसे कहा, क्या कहा हमने आपसे? ये हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? रियल अकाउंट के बारे में। तो रियल अकाउंट में हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं? एसेट्स की चर्चा कर रहे हैं। एसेट्स की चर्चा कर रहे हैं। एसेट्स नॉन करेंट होता है या तो क्या होता है? यस सर, या तो नॉन करेंट एसेट्स होता है या तो हमारा करंट एसेट्स होता है। नॉन करेंट या तो हमारा करंट एसेट्स होता है, दोनों में कोई भी हो सकता है। एसेट्स अगर बिजनेस में आएगा तो हम उसको रियल अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल जो रियल अकाउंट का वो कहता है कि एसेट्स आएगा तो डेबिट करेंगे, और एसेट्स अगर हमारे बिजनेस से जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। आएगा कब? जब उसे परचेज किया जा रहा होगा। जाएगा कब? जब उसे सेल किया जा रहा होगा। इसका मतलब सर ये है कि रियल अकाउंट का रूल बना, गोल्डन रूल क्या बना? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो एसेट्स बिजनेस में आएगी उसको हम डेबिट करने वाले हैं, जो एसेट्स बिजनेस से जाएगी उसको हम क्रेडिट करने वाले हैं। सर एग्जाम्पल करा दीजिए, फिर आपकी बात हम लोग तुरंत मान लेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप मेरे साथ इसी पे देख लीजिएगा रूल पे, तो आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। तो मैंने आपसे अभी एक बात की कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शन का। जैसे हमने कहा मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राहुल, हमने राहुल से मशीनरी खरीदी और अमाउंट 50K यानी 50,000 की मशीनरी हमने राहुल से खरीदी। सर ऐसा हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट भी मिल जाए और उसमें रियल अकाउंट भी मिल जाए? जी बिल्कुल हो सकता है। जनरल एंट्री का मतलब ही नहीं कि आपको केवल पर्सनल के ट्रांजैक्शन अलग मिलेंगे, रियल अलग मिलेंगे, नॉमिनल। एक ही ट्रांजैक्शन में आपको पर्सनल की भी कैटेगरी मिल सकती है, रियल की भी मिल सकती है। पर्सनल वाले पे पर्सनल का रूल लगा देना, रियल वाले पे रियल का रूल लगा देना। मशीनरी परचेज फ्रॉम राम, देखकर कैसा लग रहा है, कैश या क्रेडिट? सर पार्टी का नाम लिखा है, राहुल का नाम लिखा है। राहुल का नाम बिजनेस में तभी लिखा जाएगा जब आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट होगा, यानी ये उधार ट्रांजैक्शन है। अगर हमने राहुल से कैश में खरीदा होता तो फिर हम राहुल का नाम क्यों लिख रहे होते सर? फिर तो हम पैसा लिख रहे होते, केवल कैश लिख रहे होते। ये जो अमाउंट लिखा है इसको देख के कंफ्यूज ना होना, ये अमाउंट केवल एक इंफॉर्मेशन है जो ये आपको बता रही है कि मशीनरी राहुल से 50,000 रुपए की खरीदी गई है, यानी अभी भी राहुल को 50,000 रुपए देने हैं, तभी तो हम राहुल का नाम लिख रहे हैं। अगर हमने राहुल का नाम तुरंत पेमेंट कर दिया होता तो राहुल का नाम अपनी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते। अच्छा जी सर, ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। एंट्री हम ऐसे करेंगे सर, यहां एक तो बात हो रही मशीनरी की, एक बात हो रही राहुल की। मशीनरी हमारे बिजनेस का नॉन करेंट एसेट्स है, ये बात हमको पता है। नॉन करेंट और इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल नहीं टेंजिबल है। नॉन करेंट एसेट्स है मशीनरी। नॉन करेंट एसेट्स किस अकाउंट में आता है सर? रियल अकाउंट में। मशीनरी खरीदी जा रही कि बेची जा रही है सर? सर खरीदी जा रही है। खरीदी जा रही है तो कम्स इन या गोज आउट सर? सर कम्स इन होने वाली है। कम्स इन का मतलब डेबिट या क्रेडिट सर? सर 100% डेबिट होने वाला है, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा जी सर, राहुल की बात करें तो राहुल क्या है? सर राहुल एक पर्सन है, और पर्सन किस अकाउंट में आता है सर? पर्सन आता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग अगर हमने राहुल से मशीनरी खरीदी तो राहुल रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? सर राहुल तो बेचने वाला बंदा है, मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से राहुल गिवर हुआ, क्योंकि राहुल मशीनरी बेच रहा है और हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं। तो परचेज अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से राहुल तो गिवर हुआ। इसका मतलब पर्सनल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हमने यहां पर लिखा गिवर। और रूल क्या है सर पर्सनल अकाउंट का? पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल चलेगा, रियल अकाउंट में रियल अकाउंट का रूल चलेगा। तो इसका मतलब सर यहां पर है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और बड़ी अच्छी बात जनरल एंट्री की ये है कि एक पार्टी अगर आपकी डेबिट हो गई तो अगली पार्टी आप तुरंत समझ जाइए क्या होने वाली है, क्रेडिट। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना है, आप प्रॉपर लॉजिक के साथ चलें कि आप राहुल को क्रेडिट करेंगे तो क्यों करेंगे? क्योंकि राहुल सर एक पर्सन है, पर्सन पर्सनल अकाउंट में आता है, और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग राहुल यहाँ पर सेलर है, मशीनरी को सेल कर रहा है, यानी राहुल बना गिवर। गिवर को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हैं। सर जल्दी से जनरल एंट्री भी पास करके दिखा दीजिए आप लोग, क्योंकि अब बेसब्री से इंतजार एंट्री का है, अब रहा नहीं जा रहा है बिना एंट्री को देखे। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। सर आप इटैलिक फॉन्ट में क्यों लिख रहे हैं? मेरी मर्जी, आप नहीं लिखिएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? राहुल अकाउंट। ओके सर, नाम है तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, टू राहुल अकाउंट। देखो जैसा इस ट्रांजैक्शन ने कहा वैसा मैंने एंट्री में कर दिया। ट्रांजैक्शन ने क्या कहा था? ट्रांजैक्शन ने कहा था कि सर आप क्या करिए ना, डेबिट क्रेडिट में, डेबिट क्रेडिट में आप देखिए ट्रांजैक्शन ने क्या कहा था। ट्रांजैक्शन ने कहा था कि आप जो है ना मशीनरी को डेबिट कीजिएगा। मैंने मशीनरी को डेबिट कर दिया।
ट्रांजैक्शन ने कहा था कि सर आप राहुल को क्रेडिट कीजिएगा, मैंने राहुल को क्रेडिट कर दिया। और मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया भी, कल की क्लास में नहीं डियर, आज की ही क्लास में मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया कि जो ऊपर का ट्रांजैक्शन हमारा होगा, ये ऊपर वाला ट्रांजैक्शन हमारे लिए डेबिट पार्ट कहलाएगा, ये हमारे लिए डेबिट कहलाएगा, और ये वाला पार्ट हमारे लिए क्रेडिट कहलाएगा। तो यानी सर हमारी जो एंट्री बनी वो एक्चुअली में एंट्री क्या बनी, वो एक्चुअली में एंट्री आपकी बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी बिजनेस में आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, राहुल्स अकाउंट, राहुल्स के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितना कितना लिखा जाएगा सर, और ध्यान रहे आपको 50,000 आप जो है फॉर्मेट के अंदर ही एंट्री करेंगे, फॉर्मेट के बाहर आप नहीं जाएंगे। फॉर्मेट क्या है पिछली वाली एंट्री में सिखाया है, 50,000। नरेशन लिखेंगे तो नरेशन क्या लिखेंगे सर, नरेशन लिखने वाले हैं बीइंग, हमेशा पास्ट टेंस में रहेगा नरेशन, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, किससे परचेज किया, परचेज्ड फ्रॉम राम से परचेज किया। तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम राम। सर हमने यहां परचेज अकाउंट डेबिट क्यों नहीं किया, अगली क्लास में सीखोगे आप मेरे साथ कि कब परचेज और सेल लिखा जाएगा, कब आप मशीनरी लिखोगे। रियल अकाउंट में कभी परचेज और सेल नहीं लिखा जाता है, क्योंकि परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेज है, सेल बिजनेस की इनकम है। तो परचेज और सेल एक्चुअली में नॉमिनल अकाउंट में आता है, और मशीनरी रियल अकाउंट का पार्ट है, इसलिए हम यहां पर परचेज का यूज नहीं करेंगे, मशीनरी का नाम लिखेंगे जो हमारे बिजनेस में आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात खूब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सर क्लियर हो गई है, जल्दी से नॉमिनल अकाउंट का रिवीजन करा दीजिए सर, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल आप बता दीजिए सर। तो नॉमिनल अकाउंट में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में हम डिस्कस करते हैं एक्सपेंसेस या बिजनेस के लॉस के बारे में, और या हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इनकम या बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस या लॉस हैं इनको हमेशा डेबिट किया जाता है, और आपके इनकम और प्रॉफिट को हमेशा बिजनेस में क्रेडिट किया जाता है। ये आपका रूल है। कहाँ का रूल है सर, ये नॉमिनल अकाउंट का। पर्सनल का रूल देखा, रियल का रूल देखा, ये आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो सर इसका रूल फिर बना क्या, गोल्डन रूल में इसका क्या रूल बना, इसका रूल बना डेबिट ऑल losses and expenses, credit all incomes and profit, एक्सपेंसेज और लॉसेज को एंट्री करते समय नॉमिनल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट करना है। इनकम और प्रॉफिट को हमेशा हमें क्या करना है, क्रेडिट। सर एक एग्जाम्पल करा दीजिए ना। हाँ आइए एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, सैलरी पेड ₹1 लाख। अब बताओ कि ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। भाई सैलरी पे करोगे तो सैलरी में क्या पे करोगे, कैश पे करोगे, यानी सैलरी का पेमेंट जब भी जाएगा वो पेमेंट किस में जाएगा सर, कैश में। अंडरस्टूड पार्ट है सर, आप चाहे बताएं चाहे आप ना बताएं, सैलरी का पेमेंट यानी किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शन होता है, चाहे पार्टी का नाम लिखा हो चाहे नाम ना लिखा हो। पार्टी का नाम केवल एग्जामिनर या बुक आपको कंफ्यूज करने के लिए देती है कि थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाए एंट्री करने में। जब भी आप कोई पेमेंट करते हो, सैलरी का पेमेंट करोगे तो सैलरी कोई सामान तो है नहीं कि आपने सामान उठा के दिया, बोला ये आपकी सैलरी हो गई। सैलरी जब भी दोगे, सैलरी में आप क्या दोगे, कैश दोगे। अच्छा जी सर, सैलरी आपके बिजनेस का क्या है सर, एक्सपेंसेज है सर। एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आता है सर, एक्सपेंसेस तो सर नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है सर, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाए। अच्छा जी सर, चलिए एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देते हैं। और सर कैश कैसा एसेट्स है, कैश अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपके बिजनेस का करेंट एसेट्स है, और करेंट एसेट्स
आप जब पेमेंट करोगे तो कम्स इन या गोज आउट? सर सिंपल सी बात है, वो जाएगा पैसा, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। और रियल अकाउंट कहता है करंट एसेट्स किस अकाउंट में आता है ये भी बता दो। सर करंट एसेट्स एक्चुअली में आता है रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट कहता है चेक करो कि पेमेंट करने से कैश आएगा कि जाएगा। सर जाएगा। जब कैश जाएगा तो डेबिट किया जाए कि क्रेडिट किया जाए? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा सर रियल अकाउंट कहता है। यहाँ रियल अकाउंट का कंसेप्ट था तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दिया, यहाँ नॉमिनल अकाउंट था तो नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दिया। तो सर फिर क्या एंट्री बनी? सर एंट्री के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि सैलरी को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। तो आपकी एंट्री क्या बनी? आपकी एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या बन गया? कैश अकाउंट। कितना सैलरी दिया था सर? मान लीजिए एग्जांपल हमने ले लिया 20,000 और 20,000, तो 20,000 और 20,000 की सैलरी हमने यहाँ पर पे कर दी। तो आज की क्लास में हम यहीं तक बातें सीखने वाले हैं, बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है कल की क्लास में, आप जरूर हमारे साथ बने रहें। आप यहाँ तक रिवीजन करें, अपने बुक की प्रैक्टिस करें। डीके गोयल, टीएस अग्रवाल, एससी शर्मा, आप जिस भी राइटर के आप बुक आप क्वेश्चन लगाते हैं, आप प्लीज यहाँ तक क्वेश्चन आप लगाएं। और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, रूल आपको पता नहीं होंगे कि पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है और उसमें एंट्री हम किस बात की करते हैं, तब तक आपका क्वेश्चन नहीं सही हो पाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, बने रहिए कल की क्लास में। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं, वैरायटी ऑफ एंट्री सीखने वाले हैं। कल के 50 मिनट के लेक्चर में आप मेरे साथ 50 रूल्स जनरल एंट्री के, वैरायटी ऑफ 50 अलग अलग जनरल एंट्रीज आप सीखेंगे। और वो गारंटी है वो 50 जनरल एंट्री अगर आपने मेरे साथ कर लिया, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी बुक होगी, किसी भी क्लास की एंट्री होगी, आप वो एंट्री जरूर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।